हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स के गुजरात बोर्ड के मार्च 2022 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू के सॉल्यूशन के साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ कि बोर्ड का जो पेपर आया था मतलब 2022 के अंदर उसमें कौन सा एमसीक्यू कहाँ से पूछा गया था और टेक्स्ट बुक में वो लाइन कहाँ पे लिखी है, वो चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 क्वेश्चन ये है, अ बार मैग्नेट इज ऑफ लेंथ L, द रेशियो ऑफ इट्स इक्वेटोरियल फील्ड एंड एक्सियल फील्ड। इक्वेटोरियल फील्ड और एक्सियल फील्ड का रेशियो बताना है सेम डिस्टेंस के लिए। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 180 के ऊपर। इक्वेटोरियल फील्ड मैग्नेट के लिए ये वाला और एक्सियल फील्ड है आपका ये वाला। अभी फर्क ये है कि इक्वेटोर और एक्सिस के फॉर्मूला में बस ये दो का फर्क है, यानी आपको रेशियो निकालना है बी एट इक्वेटर डिवाइड बाय बी एट एक्सिस। इक्वेटर का फॉर्मूला ये है म्यू जीरो, अगर उसकी मैग्नीट्यूड की बात की जाए म्यू जीरो अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, और अगर एक्सिस की बात की जाए म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। अभी जब आप इसको कैंसिल करोगे, जो चीजें कैंसिल हो रही है ये सारा कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब एम चला जाएगा, नीचे बचेगा 2। इसका आंसर आएगा 1/2 यानी 0.5। इक्वेटर अपॉन एक्सिस का आंसर आएगा 0.5। इसका आंसर आएगा आपका 0.5। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 में आपको क्या बोला है कि अ कंडक्टिंग कॉइल हैविंग अ नंबर ऑफ टर्न्स n and a cross section A is kept in such a way that its plane remains perpendicular to the uniform magnetic field। यानी जो आपके पास कॉइल है, अभी कॉइल कोई भी शेप की हो सकती है, उसका एरिया ए है, ठीक है। मान लो कि ये कॉइल है, आपने उसको इस तरीके से रखा है कि उसका जो प्लेन है, मान लो कि कॉइल का प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो कॉइल आपने ऐसे रखी है कि कॉइल का एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कॉइल को आपने परपेंडिकुलर टू दी फील्ड रखा है पर उसका एरिया वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अभी आपको ये बताना है कि नाउ इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज मेड डबल देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस फाई या फिर कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा आपका 0 है बी और ए के बीच का, आंसर आएगा एन बी। ये इनिशियल की बात चल रही है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया जाए तो फाइव डैश कितना हो जाएगा? 2 NB। सिंपल है, कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दो तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, आंसर आएगा 2 NB। क्लियर। चलो नंबर 3 में क्या बोला है? करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकंड इफ एन एवरेज ईएमएफ इज 200 वोल्ट इंड्यूस्ड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल विल बी डैश। अभी ये जो पूरा क्वेश्चन आया था पूरा एक्सरसाइज 6.1 में से आया था, पूरा का पूरा एक्सरसाइज 6.8, एक भी वैल्यू उन्होंने चेंज नहीं करी। फॉर्मूला ये था, इसका सॉल्यूशन ऐसे आएगा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। चलो ईएमएफ कितना हो रहा है? तो ईएमएफ आपका हो रहा है 200। अगर सिर्फ वैल्यू की बात करी जाए फिर भी चलो हम लोग लिखते हैं माइनस एल निकालना है, डी आई यानी चेंज इन करंट, फाइनल 0 हो गया, इनिशियल 5 था, डिवाइड बाय टाइम कितना है? 0.1। चलो अगर यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देंगे यानी वहां पे ब्रैकेट में जो बचेगा आपका -5। अब ये माइनस, यहाँ वाला माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5L अपॉन 0.1। अच्छा 0.1 को सामने ले जाओ तो ये जो आपका आंसर बनेगा 200 इंटू 0.1 यानी 20, और ये 5 नीचे आएगा, इज इक्वल टू एल। एल इज इक्वल टू 4 हेनरी। क्या आंसर आएगा आपका? 4 हेनरी। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका ये वाला 4, आंसर आएगा 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका फेरेडेज लॉ गिव्स डैश ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी उन्होंने लिखा है फेरेडेज लॉ जो होता है आपका, आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड देगा, जो सॉरी इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड देगा। आपको क्या देगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड। आपको पता है कि जो डायरेक्शन मिलती है वो लेंजिस लॉ से मिलती है, फेरेडेज लॉ से सिर्फ क्या मिलेगा? इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। देखो उन्होंने लिखा भी है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी आपको सिर्फ क्या मिलेगा?
मैग्नीट्यूड मिलेगा। ठीक है, नंबर 5, एन इम्पीडेंस ऑफ एलसी सर्किट इज डैश। अभी इम्पीडेंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है, इम्पीडेंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। अभी आपको बोला है एलसी सर्किट, एलसी के केस में इन एलसी सर्किट, अगर एलसी सर्किट है तो उसमें रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं होगा, तो ये आर वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा XC माइनस XL होल स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट, तो अंडर रूट होने की वजह से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू आपका बच जाएगा XC माइनस XL, यानी 1/C ओमेगा माइनस L ओमेगा। आंसर आएगा आपका ये वाला C ओमेगा, यानी ओमेगा C माइनस L ओमेगा। चलिए नंबर 5, आपको ये बोला है कि इफ PO इज इनपुट पावर एंड PO इज आउटपुट पावर एंड PI इज इनपुट पावर ऑफ अ रियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, देन देखो यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, उन्होंने बोला है रियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अभी रियल और आइडियल दोनों अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 261 पे लिखा है कि द इक्वेशन ऑब्टेन्ड अबव अप्लाई to ideal transformers without any energy losses, but in actual transformers small energy losses occur due to following reason। यानी रियल ट्रांसफॉर्मर में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होती ही है। आइडियल के केस में अगर पूछा होता तो आंसर आ जाता PO इज इक्वल टू PI, यानी इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट, पर आपको रियल पूछा है तो इसका आंसर आएगा आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन इनपुट। चलिए अभी देख लेते हैं नंबर 7, द पावर फैक्टर एट अ टाइम ऑफ रेजोनेंस। देखो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर जो आपका होता है cos फाई। अभी cos फाई कहाँ से निकाले, तो हमारे पास LCR सर्किट के अंदर एक ट्राइंगल बनता था ऐसे, जिसमें हम लोग करते थे यहाँ पे फाई लिखते थे, यहाँ पे होता था XC माइनस XL, यहाँ पे होता था R, यहाँ पे होता था Z। अभी अगर cos फाई देखा जाए ये ट्राइंगल के अंदर तो वो होगा R अपॉन Z बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी एट रेजोनेंस अगर पूछा है, अगर रेजोनेंस की बात की जाए तो R इज इक्वल टू Z, रेजोनेंस पे क्या होता है R इज इक्वल टू Z, तो cos फाई इज इक्वल टू दोनों सेम है Z अपॉन Z इज इक्वल टू 1, तो हमारा जो पावर फैक्टर आ जाएगा उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। चलिए अभी देखते हैं नंबर 8, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है L ओमेगा, सिंपल है, थियोरेटिकल है। नंबर 9, डैश करंट इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए नंबर 10, अ लाइट ऑफ एनर्जी 6.48 into 10⁵ जूल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मोमेंटम इम्पार्टेड ऑन द सरफेस इज डैश। अभी आपको देखो जो एग्जांपल नंबर 4 था उसके अंदर आपको एक एनर्जी फ्लक्स की वैल्यू गिवन थी, जिसमें से आपको पहले एनर्जी निकालनी होती थी, फिर आपको निकालना होता था मोमेंटम। यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में एनर्जी दे दी है, आपको पूछा है मोमेंटम, यानी आधा काम उन्होंने कर दिया है ये वाला। अभी आपको सीधा देखो फॉर्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू E बाई C। E आपको गिवन है 6.48 10⁵, मतलब जो गिवन है कुछ वैल्यू चेंज नहीं करी उन्होंने, तो आंसर वही आएगा। क्या आंसर आएगा ये वाला 2.16 इंटू 10⁻³ आंसर वही आएगा आपका 2.16 इंटू 10⁻³ कोई कैलकुलेशन में यहाँ पे दिखा दी मैंने, यही है एग्जाम्पल नंबर 4 वाला। चलिए भी देखते हैं नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ मिनिमम वेवलेंथ। अभी इसके अंदर आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो पूरा याद रखना है। आपको पता है कि गामा से लेके रेडियो की तरफ जाने से लैम्डा इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो की होगी और सबसे कम किसकी होगी गामा की होगी, तो आंसर क्या आएगा इधर गामा रेज आएगा। ठीक है, चलिए नंबर 12, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 N32 है, तो उसका आंसर ऑप्शन में से क्या होगा। अभी इसका आंसर देखो टेक्स्ट बुक में है ही सीधा, पर आपको निकालना कैसे है, तो देखो जब भी आपको N32 गिवन हो तो उसका एक आंसर तो ये बन सकता है N3 अपॉन N2, पर अभी आप क्वेश्चन में ऑप्शन में देख पा रहे हो कि ऑप्शन है ही नहीं, सब में ऑप्शन में कहीं ना कहीं N1 गिवन है, तो आपको करना क्या है इसको N1 से मल्टीप्लाई करो, N1 से डिवाइड करो,
अभी आप लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, n3 अपॉन n1 को लिखो, n3 अपॉन n1 क्या बनेगा, n31 इनटू, यहाँ पे क्रॉस में ऐसे करो, n1 अपॉन n2 क्या बनेगा, n12 क्या बनेगा, n12। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, n31 इंटू n12। देखो ऑप्शन में गिवन है n31 इंटू n12, टेक्स्ट बुक में भी है n31 इंटू n12। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 12। Number 13. A magician during a show makes a glass lens with refractive index n is equal to 1.5 disappear in a trough of a liquid. A refractive index of the liquid. देखो यहीं से था, बस 1.47 के बदले उन्होंने करा है 1.5। अभी आपको ये पूछा है कि मैजिशियन जो है एक ग्लास लेंस को डिसअपियर कर देता है किसी लिक्विड के अंदर, तो वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई भी चीज दूसरे मीडियम में डिसअपियर हो जाए तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अलग अलग होगा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 1.5 गिवन है, इसलिए आंसर आएगा 1.5। अगर 1.47 था क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में, तो वहां पे आंसर क्या आ रहा था, 1.47। ठीक है, तो ये हो गया 13। नंबर 14, फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इन आईपीस इज एफओ एंड एफई रिस्पेक्टिवली। मैग्नीफाइंग पावर, तो सिंपल है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है टेलीस्कोप का, एफओ अपॉन एफई। Number 15. When light ray undergoes dash internal reflection inside a raindrop, a secondary rainbow is formed. देखो यहाँ से सीधा आंसर है, when light ray undergoes two internal reflection। आप यहाँ से भी देख पा रहे हो कि पहली बार जब लाइट आ रहा है यहाँ से, तो एक बार यहाँ से इंटरनल रिफ्लेक्ट हो रहा है और दूसरी बार यहाँ से हो रहा है, यानी एक बार यहाँ से हो रहा है, दूसरी बार यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ लिखा भी है टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस, तो आंसर आएगा इसके अंदर 2। आंसर आएगा इसके अंदर 2। Number 16. An object is placed at 15 सेंटीमीटर in front of concave mirror. ऑब्जेक्ट को आपने 15 सेंटीमीटर पे रखा है कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20। इमेज डिस्टेंस आपको बताना है, इमेज डिस्टेंस आपको, देखो ये एग्जांपल 3 जैसा है, बस वैल्यूज उन्होंने कुछ चेंज करी है, तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ऑब्जेक्ट को रखा है 15, यानी वो हो जाएगा -15, लेफ्ट में रखना होता है, थ्योरी मैंने पढ़ा के रखी है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20, पर कॉनकेव होने की वजह से -20, और मिरर के लिए आपको रिलेशन पता है, F इज इक्वल टू हो जाएगा -10 उसका आधा। आपको बताना है इमेज कहाँ पे बनेगी, तो सिंपल हम लोग लगाएंगे लेंस मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलो 1/v तो निकालना है, u कितना है -15 और f कितना है आपका 1/10। चलो -15 वाले को सामने ले जाते, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस हो जाएगा, इधर है 1/10। चलो इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम जो आएगा आपका 30। 50 को 2 से 15 को 2 से करेंगे, 10 को 3 से करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/v इज इक्वल टू -1/30, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा यहाँ पे -30। चलिए नेक्स्ट करते हैं नंबर 17। व्हेन द विड्थ ऑफ एन अपर्चर इज a एंड वेवलेंथ इज लैम्डा, द डिस्टेंस इक्वल टू डैश रे ऑप्टिक्स इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन। अभी गुड अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि कहाँ तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है, तो उसमें जो आंसर आएगा ये वाला, फ्रेजनल डिस्टेंस ए स्क्वायर अपॉन लेमडा। ZF पूछा है, ए स्क्वायर अपॉन लेमडा। चलिए नंबर 18, नंबर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अकरिंग इन अ ब्रॉड डिफ्रैक्शन पीक डिपेंड्स ऑन अ रेशियो d अपॉन a। अभी उसमें होता है कि d क्या है आपकी, डिस्टेंस बिटवीन फ्रिंज स्लिट्स, और a होता है स्लिट विथ। यानी आपको याद रखना है कि स्लिट की विथ जितनी ज्यादा कम होगी उतनी ज्यादा इंटरफियरेंस की क्या बनेगी, पैटर्न बनेगी, और डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा पैटर्न बनेगी। तो आंसर क्या आएगा, d अपॉन a आएगा। चलिए नंबर 19, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ग्लास सरफेस फॉर एन एंगल ऑफ डैश, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर। यानी जब लाइट इंसिडेंट होता है इस तरीके से सरफेस के ऊपर, तो आपको ये बताना है कि कौन से एंगल के ऊपर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर टू
ईच अदर। तो आपको यहाँ पे सिंपली निकालना है ब्रूस्टर एंगल। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 का सिमिलर सेम टू सेम है, आंसर आएगा 57। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला ये होता है 10IB इज इक्वल टू n। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है 10IB इज इक्वल टू 1.5। तो आपको टेबल से देख के IB की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 57। हो सकता है तो आप लोग इसको याद ही रख लीजिए, ग्लास के लिए होता है 57 डिग्रीज। चलिए अभी करते हैं 20 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स। इंटरफियरेंस फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल थिकनेस। अभी ये तो सही है, इंटरफियरेंस में सभी फ्रिंजेस की थिकनेस सेम होती है। सेंट्रल ब्राइट इन डिफ्रैक्शन, सेंट्रल डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज मैक्सिमम, वो भी सही है। डिफ्रैक्शन में मैक्सिमम की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है सेंट्रल वाले की। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटीज, ये भी सही है। इंटरफियरेंस में सभी की इंटेंसिटी सेम होती है। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल थिकनेस, ये गलत है, क्योंकि देखो टेक्स्ट बुक में लिखा है कि डिफ्रैक्शन में जो पैटर्न होती है उसमें यहाँ पे लिखा है द डिफ्रैक्शन पैटर्न हैज अ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम विच इज ट्वाइस एज वाइड एज अदर, यानी उसकी बीच वाले की थिकनेस बाकी से क्या होती है, डबल होती है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इक्वल है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए 21, width of a slit is a, the focal length of lens kept just along the slit is f, the light of wavelength lambda is made normal incident on the slit, the size of central maximum of a screen is dash। अभी उसका आंसर जो होता है जनरली होता है लैम्डा डी अपॉन ए। पर अगर आपने ऐसे स्लिट के फ्रंट में आपने अगर लेंस रखा है और यहाँ पे स्क्रीन है, तो आपको पता है कि जो रेज आएंगे यहाँ पे सीधे वो लेंस के फोकस पे कन्वर्ज होंगे, यानी ये जो डिस्टेंस बन जाएगा आपका स्क्रीन तक का वो आपका बन जाएगा फोकल लेंथ के बराबर। तो आंसर आएगा लेम्डा एफ अपॉन ए। और ये टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा है लेम्डा एफ अपॉन ए, इसी की बात करी है उन्होंने 21 के अंदर। 22, द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वीओ अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी एफ फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल है, जो स्लोप होता है स्लोप एच अपॉन ई के बराबर होता है वी जीरो वर्सेस वी कर्व का स्लोप। तो आंसर आएगा एच अपॉन ई। चलिए 23, if delta x and delta p are uncertainties in specification of the position and momentum of an electron, then according to Heisenberg uncertainty delta x into delta p is equal to dash। आंसर आएगा ये वाला एच कट बोलते हैं जिसको, और एच कट होता है जो आपका एच अपॉन 2 पाई। तो आंसर आएगा एच अपॉन 2 पाई। 24, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली डैश। देखो यहाँ पे लिखा है फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो आंसर क्या आएगा, न्यूट्रल। चलिए 25, द डायमेंशन ऑफ Me48 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब c। अभी आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला किसका है। तो देखो यहाँ पे है रिडबर्ग कांस्टेंट Me4/8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब c। अब रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला वैल्यू क्या होती है, 1.03 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, यानी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा मीटर इनवर्स के बराबर L⁻⁻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 ⁻
1/n2² माइनस 1/n1²। अभी ये तो सारे नंबर है, इनका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो 1/λ का क्या होगा, मीटर इनवर्स, वही किसका हो जाएगा, आर का हो जाएगा। 25 में 26, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखो पढ़ना है इसको, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड। अभी ग्राउंड स्टेट क्या होता है, यानी इनिशियल ऑर्बिट क्या होगी उसकी, इनिशियल ऑर्बिट आपकी जो हो जाएगी 1, और भेजना किधर है, सेकंड एक्साइटेड यानी थर्ड ऑर्बिट। ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट यानी 1, सेकंड एक्साइटेड यानी थर्ड ऑर्बिट में आपको उसको भेजना है। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, देखिए अगर देखने जाए ना तो सीधा आंसर दिया उन्होंने कि यहाँ से द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 12.09, यानी आंसर 12.09 आएगा। कहाँ से आएगा मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको करना क्या होता है कि उसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी है, -13.6/1², यानी ये हो जाएगी -13.6। और अगर जब सेकंड एक्साइटेड में पहुंच जाएगा यानी थर्ड ऑर्बिट में, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, -13.6/3², यानी ये हो जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यानी कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो डिफरेंस के बराबर, डेल्टा ई इज इक्वल टू E3 माइनस E1। ये हो जाएगा -1.51, डिफरेंस के लिए बीच में माइनस, और इनिशियल कितनी थी -13.6, तो आंसर आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस ध्यान इतना रखना है कि सेकंड एक्साइटेड जो स्टेट है आपका, सेकंड एक्साइटेड वो होता है n इज इक्वल टू 3 के बराबर, और ग्राउंड क्या होता है n इज इक्वल टू 1। आंसर आएगा 12.09। चलिए उसके बाद 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन इन अल्ट्रा वायोलेट रीजन, टेक्स्ट बुक में लिखा है लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायोलेट रीजन में होती है, तो इसका आंसर आएगा लाइमन सीरीज। चलिए 28, द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस ए एल्यूमिनियम 1327, रेडियस निकालनी है एल्यूमिनियम 1327। तो देखो रेडियस का फॉर्मूला गिवन है R0 a⁻1/3, चलो एल्यूमिनियम की निकाल लेते हैं उसके ऊपर से, R इज इक्वल टू R0, एल्यूमिनियम का ए कितना है 27 गिवन है 1/3, और 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 3R0। कितना आ जाएगा 3R0। चलिए 29, न्यूक्लियर फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन, अभी न्यूक्लियर फोर्स जो होता है सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, वो न्यूक्लियस के अंदर लग रहा होता है सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच में, तो आपको ये जो है द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस और द ग्रेविटेशनल फोर्सेज बिटवीन द masses, the nuclear force has the dominate over the coulomb repulsive force between protons inside the nucleus, दिस हैपन्स ओनली बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन दी कूलम फोर्स। यानी देखो जो होता है ना वो न्यूक्लियर फोर्स वो सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, सभी के बीच में लगता है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑल न्यूक्लियॉन्स। 30, ट्रीटियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 12.5 years अंडरगोइंग बीटा डीके, द फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल रिमेन पूछा है अनडिकेड आफ्टर 25 ईयर। अभी ये तो सिंपल था एग्जांपल, करना कैसे है, आंसर तो देखो इसका आएगा 1/4, 1/4 ऑफ अ सैंपल विल बी अनडिकेड, पर कैसे आएगा तो सुनो, हाफ लाइफ 12.5 है, इसका मतलब मान लो कि इनिशियल कोई नंबर है उसके अंदर n नंबर ऑफ न्यूक्लियस, अभी 25 साल बाद पूछा है तो 12.5 ईयर्स में हो जाएगा वो n/2, और 12.5 के बाद पूछा है यानी और 25 के बाद पूछा है यानी और 12.5 के बाद कितना हो जाएगा n/4, यानी इतना बचेगा आपके पास, कितना बचेगा 1/4। और अगर आपको पूछा हो कि कितना डीके हो गया तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल माइनस n/4, यानी 3n/4 आपका डीके हो गया अगर पूछा हो, तो आपको पूछा है कितना बचा, तो आंसर आएगा 1/4। चलिए 31, इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Ni and NH number of holes in pure semiconductor, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होता है Ne इज इक्वल टू NH, कहाँ पे लिखा है Ne इज इक्वल टू NH इज इक्वल टू Mi, कहाँ पे इंट्रिंसिक, और इंट्रिंसिक क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर होता है। चलिए 32, व्हेन पीएन जंक्शन इज केप्ट इन फॉरवर्ड बायस डैश, देखो ये वाला एक्सरसाइज नंबर 5 पे से था पूरा, फॉरवर्ड बायस एक्सरसाइज में भी है, देखो इसका आंसर यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 479 480 में, तो आपको देखा है इधर लिखा है फॉरवर्ड बायस के अंदर यहाँ पे लिखा है कि डेप्लेशन लेयर विथ डिक्रीजेस एंड द बैरियर हाइट इज रिड्यूस, बैरियर पोटेंशियल की हाइट रिड्यूस होगी, आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो 1 से 3 जा रहे हैं तो हाइट क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, या फिर हाइट पूछा दिया हो तो वो भी हाइट लिखना आपको। चलो 33, इफ अ बॉडी कंटेन्स n1 इलेक्ट्रॉन एंड n2 प्रोटॉन्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, देखो चार्ज क्या होता है q इज इक्वल टू Ne के बराबर होता है, अभी कितने प्रोटॉन्स है तो सॉरी इलेक्ट्रॉन है n1 और हर एक का चार्ज कितना है माइनस ही होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है माइनस ही, प्रोटॉन कितने हैं n2 और हर एक का क्या होता है e, तो यहाँ पे आंसर अगर आ जाएगा, अगर e कॉमन निकाल लो तो आंसर आ जाएगा n2 माइनस n1, टोटल चार्ज क्या होगा n2 माइनस n1e। चलिए 34, a uniformly charged conducting sphere is of a diameter 2.4 has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter, the charge on the sphere is dash millicoulomb। देखो यही पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.22 है, तो इसमें से आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको गिवन है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी क्यू अपॉन स्फीयर है 4πr², आपको बताना है चार्ज कितना है, तो सुनो अभी हम लोग क्यू को सब्जेक्ट बना लेते हैं, सिग्मा इंटू 4πr², चलो सिग्मा कितना गिवन है
तो सिग्मा है आपका 80 और माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। वैल्यू पढ़ना 80 माइक्रो है। 4 पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस का स्क्वायर यानी देखो डायमीटर 2.4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करके आप लोग आंसर लेके आ जाना। कैलकुलेटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। चलिए नंबर 35। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन An electric field line is a curve drawn in such a way that tangent drawn at any point on the curve gives dash at the point। तो देखो उन्होंने लिखा है a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the net field। तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन। चलिए नंबर 36। डायमेंशन ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। देखो इसमें दिमाग नहीं लगाना था कुछ भी। कुछ लोग अगर सोचने जाए कि सबका डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फिर निकालना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको फॉर्मूला पता है कि जो कोलम्बियन फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर वो होता है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशन के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था वो होता था जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच बात की जाए। तो आप अगर इसका रेशियो निकालोगे एफ ई अपॉन एफ जी तो वो आ जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। यानी जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन है वो एक तरीके से फोर्सेस का ही रेशियो है, और किसी भी रेशियो का यूनिट डायमेंशन होता है जीरो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो आंसर आएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। चलिए 37। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ चार्ज डैश केप्ट इन अ वैक्यूम इज 1.13 10⁻11। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ चार्ज डैश, कितने चार्ज में से, कौन से चार्ज में से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। यानी फ्लक्स दिया है आपको, फाई इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है होता है सॉरी अगर चार्ज की बात चल रही है तो वो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। आपको क्यू निकालना है कितने चार्ज में से निकलेगी, फाई इंटू एप्सिलॉन जीरो। चलो फाई कितना है आपका, फाई गिवन है 1.13 10⁻11 और एप्सिलॉन जीरो 8.85 10⁻12। तो देखो ये अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर हो जाएगा, और प्लस 11 माइनस 12 पावर है तो पावर कितनी बचेगी 10⁻1। आंसर आ जाएगा 1। आंसर आएगा आपका 1 कूलम। आंसर आएगा आपका 1 कूलम, ठीक है। चलिए नंबर 38। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस डैश ड्यू टू द चार्ज 4 इंटू 10⁻7 कूलम। क्यू दिया है 4 इंटू 10⁻7 कूलम, और पोटेंशियल दे दिया है 4 इंटू 10⁻4। तो कितने डिस्टेंस पे वो इतने चार्ज की वजह से इतना पोटेंशियल लगेगा, तो आपको बताना है डिस्टेंस। अभी फॉर्मूला सबको पता है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अगर आर को सब्जेक्ट बना ले के क्यू अपॉन वी। चलो के है आपका 9 इंटू 10⁻9, क्यू है आपका 4 इंटू 10⁻7 और पोटेंशियल है आपका 4 इंटू 10⁻4। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 इंटू ये +4 पावर ऊपर जाके -4 -7 -4, ये वाली -7 और ये -4 ऊपर जाएगी और मतलब +4 ऊपर जाके माइनस, यहाँ आएगा -11 -11 + 9 हो जाएगा -2। आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻2 मीटर यानी 9 सेंटीमीटर। आंसर आएगा आपका 9 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं 39। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 पॉइंट्स 0 and 3 0 and 4 millimeter in a region where electric field E is equal to 20 I कैरेट। यानी देखो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन है I कैरेट यानी x एक्सिस की अलोंग, वो है आपका 20 I कैरेट। अभी आपको बताना है कि जो दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम होगा कि अलग अलग। ए पॉइंट है यानी मान लो कि आप लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ले लेते हो यहाँ पे, तो मान लो कि यहाँ पे ओरिजिन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की अलोंग है, ठीक है। अभी जो दो पॉइंट है उसके दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक का वाई कोऑर्डिनेट है 3। फॉर एग्जांपल समझ लो कि वो इधर है, ये पॉइंट है 0 3 और ये पॉइंट है 0 4। तो अभी अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ पे ओरिजिन है उसी लाइन के ऊपर आपके दोनों पॉइंट है। यानी आपको एक चीज पता है, V डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पर ये दोनों की अगर बात की जाए
तो ये दोनों पॉइंट सेम ही जगह पे है, एक ही डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं आगे पीछे नहीं है। अगर ऐसा होता, एक पॉइंट इधर होता, एक पॉइंट इधर होता, तो ये वाला पास वाला पॉइंट, ये दूर वाला पॉइंट, तो यहाँ पे v क्या हो जाता, कम हो जाता, यहाँ पे v क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता। पर यहाँ पे दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होने से दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ पे आंसर आएगा v इज इक्वल टू vb। चलिए नंबर 40, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डेल्टा v इज इक्वल टू 2, द एनर्जी गेन्ड बाय इट वुड बी। अभी एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला है u इज इक्वल टू q डेल्टा v। q कितना है, e, इलेक्ट्रॉन की बात है, और डेल्टा v कितना है, 2 के बराबर। तो आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो उसके बाद 41, टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 3, यानी C इक्विवेलेंट इन सीरीज, सीरीज में कितना मिल रहा है, 3 माइक्रोफेरेड, और आपको पैरेलल में मिल रहा है 16। C पैरेलल में कितना मिल रहा है, 16। तो आपको ये बताना है कि उनकी वैल्यूज क्या पॉसिबल है। देखो ध्यान से, जब भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होता है तो पैरेलल का जो आंसर होता है C1 प्लस C2 से आता है, यानी दोनों का सम 16 होना चाहिए पैरेलल के लिए। अभी आप ऑप्शन से देख लो, तो ये दोनों का तो 16 नहीं हो रहा, सम 17 हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये 16 और 8 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैरेलल में अगर 16 हो रहा है तो सम 16 होना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। दो ऑप्शन बचे हैं, 8 8 और 12 4। अभी दोनों का सम 16 हो रहा है, यानी ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने से आंसर क्या आएगा, 16। पर अभी बस ये चेक कर ले कि कौन से वाले में सीरीज में आंसर आता है 3। तो हम लोग 4 और 12 को कनेक्ट करके देख ले सीरीज। 1/c इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12। चलो एलसीएम आएगा आपका 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 1 से करेंगे, ये किसका आंसर है, 1/CEQ। CEQ आएगा आपका 12/4, आंसर आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। तो हमारा जो सीरीज में 3 बोला था वो कौन से केस में आ रहा है, 4 और 12 के केस में, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 एंड 12। चलिए नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज अ यूनिट मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये वाला यहाँ पे है, आंसर आएगा आपका मोबिलिटी, आंसर आएगा आपका मोबिलिटी। चलिए 43, द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा फॉर मेटल्स। देखो फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 104 के ऊपर लिखा है अल्फा पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। चलिए 44, द स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। यानी नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है, इस तरीके से समझ लो। आपको ये बोला है कि जब स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है तो क्या चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि एरिया कितना भी बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, करंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। जैसे आप पानी का फ्लो सोच लो कि कुछ पानी यहाँ से एंटर कर रहा है, पर अगर एरिया छोटा भी हो जाए तो भी वो फ्लो तो क्या रहेगा, अमाउंट तो क्या रहेगा उसका, सेम ही रहेगा। आंसर क्या आएगा इसका, करंट। वो सारी बाकी की चीजें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए 45, एन रजिस्टर्स ऑफ इक्वल आर कंबाइन टू गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो मैक्सिमम क्या होता है, सीरीज में होता है, मैक्सिमम सीरीज में होता है, जिसमें आपको आर, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो बहुत सारे सीरीज में है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो आपको जो आंसर मिलेगा एन इंटू आर, एन टाइम्स आर के बराबर। और अगर मिनिमम की बात कर ली जाए, मिनिमम, तो वो आंसर आएगा आर अपॉन एन। जैसे कि आपके पास है बहुत सारे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, तो इसका आंसर आएगा 10 अपॉन जितने भी है n टाइम्स, उससे डिवाइड कर लेना है सेम वैल्यू के केस में। तो आपको बताना है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम, आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम, आर मैक्सिमम है एन आर, मिनिमम है आर अपॉन एन, आर आर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा एन स्क्वायर, आंसर आएगा आपका एन स्क्वायर। चलिए 46 करते हैं, 46, फॉर अ साइक्लोट्रॉन इफ एफ ए, इसको ये फ्रीक्वेंसी के लिए ये लोग न्यू यूज करते हैं, हम लोग एफ बोलते हैं उसको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन, देन द रेजोनेंस कंडीशन इज डैश। देखो आपको ये बोला है कि जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है एफ ए एंड एफ सी जो है साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, अगर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में कौन सी कंडीशन, तो देखो टेक्स्ट बुक में उन्होंने लिखा है रेजोनेंस के केस में क्या होता है, द रिक्वायरमेंट एफ ए इज इक्वल टू एफ सी इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जानी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। चलिए 47,
चार्ज पार्टिकल विद अ स्पीड डैश कैन पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द रीजन ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट सर्व्स अ वेलोसिटी सिलेक्टर। यानी वो विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो जाए तो स्पीड होनी चाहिए E अपॉन बी। कहाँ से आती है? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप V को सब्जेक्ट बनाओगे, आंसर आ जाएगा E अपॉन बी। टेक्स्ट बुक में वो है पेज नंबर 140। Solenoid of a length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter, is made up of 1000 tons. It carries a current of 5 ampere. The magnitude of magnetic field inside a solenoid is dash. अभी एग्जाम्पल 9 है, बस ये वैल्यू उन्होंने चेंज करी है, 500 के बदले उन्होंने दे दिया है आपको 1000। तो फॉर्मूला यही लगाना है। फॉर्मूला क्या है? B इज इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई, और स्मॉल एन क्या होता है? कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। म्यू जीरो की वैल्यू लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 500 थे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे है 1000, डिवाइड बाय उसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको। तो लेंथ जो आपको देखो क्वेश्चन में 0.5 मीटर थी, तो यहाँ पे भी उन्होंने वही रखी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया, वो तो 0.5। अच्छा, ये 1000 है। और करंट कितना है आप लोगों का? तो करंट आपका जो है वो है 5 एम्पियर। टेक्स्ट बुक में भी कितना था? वो 5 एम्पियर। तो आंसर डबल हो जाएगा। देखो टेक्स्ट बुक में 500 आंसर था, तो यहाँ पे डबल हो जाएगा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरा। तो आंसर आ जाएगा 12.56 इंटू 10⁻³ 500 के बदले उन्होंने 1000 कर दिया। अच्छा, उन्होंने पाई के फॉर्म में रखा आंसर, तो हम लोग इसको पाई के फॉर्म में वापस करने के लिए इसको 3.14 से डिवाइड कर दे, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 पाई। यानी पाई की वैल्यू जिससे जो मल्टीप्लाई किया था उसको मैंने वापस डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 पाई। टेक्स्ट बुक का आंसर 2 पाई है, आप देख लो, तो हमारा आएगा 4 पाई। 49. Experimentally, one find that magnetization of paramagnetic material is dash proportional to applied field and dash proportional to temperature. ये वाला फॉर्मूला है। मैग्नेटाइजेशन जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेक्स्ट बुक में उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा यहाँ से उठाया है। फाइंड दैट द मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यहाँ पे ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आंसर आएगा इसके अंदर टेम्परेचर के इनवर्सली, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल डैश प्रोपोर्शनल टू फील्ड, फील्ड के डायरेक्टली और टेम्परेचर के इनवर्सली। आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए अभी करते हैं 50। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस 30 डिग्री with a uniform field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 10⁻²। The magnitude of magnetic moment of the magnet is dash। ये है एक्सरसाइज नंबर 3, पूरा का पूरा यही क्वेश्चन है। अभी आपको गिवन है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। आपको मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है, m बतानी है, तो आंसर आएगा टॉ अपॉन b sin थीटा। चलो टॉर्क कितना गिवन है? तो टॉर्क गिवन है आपको 4.5 10⁻²। नीचे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0.25, और साइन 30 क्या होता है? 0.5। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करो, 4.5 अपॉन 0.25, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 डिवाइड बाय, इसको मैं 1/4 लिख दूं, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 0.5, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻²। आंसर आएगा 36 इंटू 10⁻², यानी 0.36। तो यहाँ पे हमारे 50 MCQs खत्म हो रहे हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे लिंक में दिए गए टेलीग्राम चैनल को जल्दी से फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इस पे मैं नेक्स्ट जितने भी MCQs होंगे सभी की PDF अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।